नमस्कार, मैं हूं रोहित झा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात मध्य प्रदेश में जेन जी को लेकर बीजेपी संगठन, सरकार और संघ की बदलती राजनीति और प्लानिंग की करेंगे। बीजेपी संगठन जेन जी को लेकर अपने कार्यक्रम डिजाइन कर रही है, तो दूसरी तरफ संघ भी जेन जी से संवाद करेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने भी साल 2027 को युवा वर्ष घोषित किया है। इसी मुद्दे से जुड़े कई बड़े सवाल जिस पर मिलकर मांगेंगे जवाब, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में जेन जी के आंदोलन के बाद अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी रणनीति को बदल दिया है। जेन जी के मुद्दे पर बीजेपी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती है। बीजेपी संगठन के साथ संघ और सरकार भी जेन जी के ट्रैक पर काम कर रही है। तीनों मोर्चों की प्लानिंग और रणनीति जेन जी के हिसाब से बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, अब इनके कार्यक्रमों, अभियान और इवेंट में भी जेन जी की झलक नजर आती है। संगठन ने युवा मोर्चा को अलर्ट किया। जेन जी को साधने में जुटा एबीवीपी। जेन जी के हिसाब से प्रोग्राम बन रहे। आरएसएस पर जेन जी फैक्टर, जेन जी से संवाद बढ़ाने का प्लान। युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन 20 सितंबर को भोपाल में कार्यक्रम। 2027 को युवा वर्ष घोषित किया। सरकार का युवाओं पर फोकस। युवाओं पर तैयार हो रहे कार्यक्रम। बीजेपी संगठन और सरकार समरसता संकल्प अभियान के तहत जेन जी से भी संपर्क करेगी। इसके लिए हॉस्टल, कॉलेज और तमाम शैक्षणिक संस्थाओं तक पहुंचने की कोशिश रहेगी। इतना ही नहीं, 20 सितंबर को भोपाल में संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले युवा संवाद कार्यक्रम में जेन जी से रूबरू होंगे। भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी युवाओं के बीच पहुंचकर संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन पर्व में 65% से ज़्यादा सदस्य युवा बनाए हैं और उसमें भी 18 साल से 25 साल की उम्र वाले, 23 साल तक की उम्र वाले युवाओं की संख्या, नवयुवाओं की संख्या सर्वाधिक है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में सर्वाधिक तरुण, युवा काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बूथ की टोली से लेकर तमाम प्रकार की जिम्मेदारियों पर युवा हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जेन जी पर फोकस करते हुए कार्यक्रम किए जाएं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी जेन जी के लिए आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की बात कह चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी साल 2027 को युवाओं के लिए समर्पित करने का ऐलान कर चुके हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जेन जी पर दिए गए बयान के बाद संघ भी युवा संवाद कार्यक्रम करेगा। जेन जी को लेकर 3 मोर्चों पर चल रही तैयारियों पर कांग्रेस ने तंज कसा है। अब तो वो सारे जतन करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हाल खराब हुए हैं कि वो राज्यसभा और लोकसभा में उनकी सरकार जवाब नहीं दे पाई कि जेन जी के ऊपर किसने लाठीचार्ज किया। बच्चा जेन जी जो है वो अब सरकार के खिलाफ है और इन सब करने से बेहतर है कि सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करे और उन दोषियों को सजा दिलाए जिन्होंने जंतर मंतर पर जेन जी के ऊपर लाठीचार्ज किया है। दिल्ली में जेन जी के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। अब दिल्ली जैसी स्थिति बीजेपी शासित किसी दूसरे राज्यों में ना बने, इसीलिए संगठन, सरकार और संघ तीनों अलर्ट मोड पर हैं। अब जेन जी को साधने की तैयारी तकनीक से लेकर हर स्तर पर की जा रही है। तीनों मोर्चों का मकसद यही है कि जेन जी के बीच बीजेपी को लेकर एक सकारात्मक माहौल बनाया जा सके। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया जी जुड़े हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से समृद्धि श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं। समृद्धि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि अवस्थी जी जुड़े हैं। रवि जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन मोहन जी, आप ही के पास में आते हैं। ये दिल्ली प्रोटेस्ट का असर है क्या कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से तैयारी कर रही है, आरएसएस का भी आपको साथ मिल रहा है, एबीवीपी भी तैयारी कर रही है कि युवाओं से किस तरह से कनेक्ट किया जाए, और खासतौर पे अब जेन जी को जो फोकस में रखा गया है, क्या ये दिल्ली प्रोटेस्ट का असर है? देखिए रोहित जी, पहले तो आपके पूरे पैनल को और आपकी पूरी BSTV के पूरे हमारे स्टाफ को और हमारे सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ आप सभी का। और देखिए, जो दिल्ली का प्रोटेस्ट था वो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि हमारे जेन जी की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने की जो एक कवायद विपक्षी दलों ने की,
लेकिन वहीं हमने ना सिर्फ उनकी आवाज सुनने का काम किया, बल्कि ये भारत में पहली बार हुआ है कि भारत में छात्र हितैषी इस तरीके का कानून बनाने की एक प्रक्रिया त्वरित रूप से की गई। ना सिर्फ अब इस तरीके के कृत्य करने वालों को जेल जाना पड़ेगा, बल्कि उनमें जुर्माना भी ठोका जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से यह निर्णय होगा। रही बात हमारे संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सभी मुख्यमंत्री, विशेषकर डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी केंद्र सरकार का ही आप उठा करके देखेंगे तो हम जेनजी के क्षेत्र में सिर्फ आज से काम नहीं कर रहे हैं। जब आप देखेंगे कि खेलो इंडिया, जिसके माध्यम से हमने पूरे भारत में 30,741 एथलीट्स तैयार करने का काम किया है। आप देखेंगे एक यंग प्रोफेशनल क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी जो आज पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम जेनजी के विस्तार और उनके विकास, उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए किस दिशा में काम कर रहे हैं। आज पूरे विश्व में भारत उद्यमिता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर रहा है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आने वाले समय पे जिस तरीके से यूनिकॉर्न की संख्या पूरे भारत में बढ़ रही है, शैक्षणिक व्यवस्थाएं बढ़ रही है, नए नए नवाचार हो रहे हैं। लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया वो बयान कि हम भारत के युवाओं को और जेनजी को खासकर 1 करोड़ से ज्यादा हमारे ऐसे जेनजी के साथियों को हम एआई स्किल्स से जोड़ने का काम करेंगे। तो ना सिर्फ हम उनकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें स्किल्स और उनके कौशल विकास की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जो आने वाले समय में 2047 के हमारे उस स्वर्णिम भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जिसमें आप देखेंगे इनके चिर युवा राहुल गांधी जी, जो 55-60 साल की उम्र में जिनको कांग्रेस पार्टी अपना युवा नेता मानती है, और वो ये भी नहीं जानते, जिनके परिवार से इतने प्रधानमंत्री परिवार से रहे गए हो, परिवारवाद की श्रेणी से वो राजनीति करते हो, कि प्रधानमंत्री के घर के, उसके आवास के बाहर जाकर के प्रदर्शन करना किस कानून के दायरे पे आता है और वो किस तरीके की गैर लोकतांत्रिक एक व्यवस्था का हिस्सा है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र जेनजी विरुद्ध है, आज यही कांग्रेस पार्टी झारखंड में जो शांतिपूर्ण रूप से वास्तविक छात्रों ने जो प्रदर्शन किया है, उसमें आज ये कांग्रेस पार्टी चुप है। वहां वो समर्थन करने के लिए नहीं गए। आप देखेंगे कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इन्होंने नहीं मांगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी पार्टी और हमारे विचार और हमारी प्रतिक्रिया बताती है कि हम छात्रों की आवाज सुनने वाली सरकार है, ना कि उनकी आवाज का दमन करने वाली। ठीक है, समृद्धि जी से जवाब ले लेते हैं। समृद्धि जी, एक तरफ राहुल गांधी भी जेनजी को लगातार कांग्रेस पार्टी के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारी कर दी है। ऐसे में क्या रणनीति अब कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है आगे की? आपको नमस्कार और सबको मेरा नमस्कार। जिस तरीके से मेरे बड़े भाई ने बोला कि झारखंड में जो वो प्रोटेस्ट हुआ, वो असली प्रोटेस्ट हुआ, ये मानसिकता को बताता है भारतीय जनता पार्टी की कि किस प्रकार से आप लोग किसी प्रोटेस्ट को असली मानते हैं, किसी प्रोटेस्ट को असली नहीं मानते। झारखंड की बात रही जहाँ तक, वहाँ पे जो भी डिमांड थी वो पूरी हो चुकी है 11 दिन के अंदर। दिल्ली में क्या हुआ था हर कोई जानते हैं। जब झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा था, किसी को लाठीचार्ज नहीं हुआ था, किसी लड़की के साथ हरासमेंट नहीं हुआ था। झारखंड में जो भी हुआ वो पीसफुली हुआ और राहुल गांधी जी ने अपना लेटर लिख दिया। मुझे नहीं मालूम आपको पता चला या नहीं चला, झारखंड में भी लाठीचार्ज हुई थी। लाठीचार्ज होना और जिस तरीके से किलो से लाठीचार्ज हुआ था दिल्ली में, मैं खुद झज्जर मंदिर प्रोटेस्ट में जब वो हुआ लाठीचार्ज, मैं वहां पे मौजूद थी, इसलिए मैं बता सकती हूँ किस प्रकार की बर्बरता का प्रयोग किया गया। पर सवाल उसका नहीं है, सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से मेरे बड़े भाई ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी इतना काम कर रही है, तो मैं बस कुछ डेटा उनके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। ILO हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 23% जो हमारे यहाँ यूथ है सिर्फ वो ही एम्प्लॉयड है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से 83% यूथ हायर एजुकेशन को जरूरी मानती है, लेकिन सिर्फ 50% से भी कम उसको अफोर्ड कर पा रही है। और जो डिग्री लेके घूम रहे हैं उसमें सिर्फ 14% एम्प्लॉयड है। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि 10 साल में से 70 से ज्यादा मेजर पेपर लीक, माइनर पेपर लीक की मैं बात भी नहीं कर रही, नीट हो, CUET हो, अलग अलग प्रकार की पेपर लीक का हम सामना कर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि किस प्रकार से जो पीरियोडिक सर्वे है, लेबर पीरियोडिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो बताता है कि 61% पॉपुलेशन फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से जूझ रही है। उसकी जवाबदेही कौन देगा? जब डाटा PLFAO का डेटा खुद कह रहा है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है वो 83% जो है उसका शेयर यूथ का है, तो ऐसे क्या हम विकसित भारत में पहुंचे? क्या ये है रोड मैप भारतीय जनता पार्टी का? क्या? और बात रही आपने ये जो बोला कि राहुल गांधी जी जेनजी, बिल्कुल ये बात जानना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी जी ने सड़क से संसद तक आवाज उठाई है जेनजी की और हर एक वर्ग की। तो उन्होंने जो प्रदर्शन किया वो तो काबिल तारीफ है। आपको ये देखना चाहिए किस प्रकार से कोई इंसान
अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ जेएनजी प्रोटेस्ट के लिए ठीक है। उनकी नाक से खून तक निकला। ठीक है, रवि अवस्थी जी के उसके पास बाद में जाऊंगा। बस- इससे बस- पहले बस नितिन जी से एक छोटा सा जवाब लेते हैं। और- नितिन जी, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, क्योंकि आप कह रहे थे कि यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ समृद्धि जी कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी सरकार को कुछ काम करना चाहिए। जी देखिए, देश कांग्रेस में 2 करोड़ से ज्यादा जो युवा है वो मैं बस 2 डेटा और प्रस्तुत ठीक है। करूंगी, फिर भाई जी को बात देकर। ठीक है, देश 10 सेकंड के में दो- कीजिएगा। देश के हाँ जी, देश में 2 करोड़ से ज्यादा जो युवा है वो अनएम्प्लॉयड है। जेएनजी का बजट कहाँ, आप जेएनजी के लिए आपके लिए क्या है? लास्ट डिकेड में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में फीस बढ़ी है 70% से ज्यादा, ठीक है, उसकी नितिन मोहन जवाबदेही जी। कौन देगा? और आप लोग फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? और आप लोग ने एंटी पेपर लीक के लिए क्या किया है? जो आप लेजिस्लेचर लाए हो वो उस चीज के लिए कि पेपर लीक हो जाए, पेपर लीक ना हो, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरी बहन समृद्धि जिस तरीके से बात कर रही है कि हम किस तरीके की कार्रवाई करने वाले हैं, मेरी छोटी बहन ने जिस तरीके से बात की, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि भारत में पहली बार हुआ है कि छात्र हितों के लिए इस तरीके का कानून बनाने का काम हुआ है। ना सिर्फ उनमें हम जुर्माना ठोकेंगे बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन्हें सजा करेंगे। ये तो पूरा देश को पता है। और जिस तरीके से इनके चीर युवा राहुल गांधी जी का व्याख्यान करते हुए हमारी छोटी बहन बता रही है कि उन्होंने आवाज उठाने का काम किया है। जब उनकी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती रहती है तब वो दमन एंड दीव के द्वीप में जाकर के, अंडमान निकोबार में जाकर के अंडर वाटर डाइविंग करके मछलियां देखते हुए होते हैं और दूसरे देशों में पार्टियां करते होते हैं। तो राहुल गांधी जी जो इनके चीर युवा नेतृत्व है वो झारखंड के मुद्दे में भी शांत थे। इनके ही शासित राज्य दक्षिण भारत के एक राज्य में जब बच्चों के स्कूल्स में यूनिफॉर्म का एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया तब कांग्रेस पार्टी चुप थी। राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने मिड डे मील बच्चों का खा लिया, चोरी कर दिया। ठीक है, समृद्धि जी आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार रवि अवस्थी जी को चर्चा में शामिल कर ले, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। रवि अवस्थी जी, क्या ये दिल्ली प्रोटेस्ट का असर है क्या कि अब कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी और बाकी के दल भी, अब हर किसी की कोशिश यही है कि किस तरह से युवा वर्ग को और खासतौर पे जेनजी को अपने साथ में साधा जाए? हाँ बिल्कुल रोहित जी, देखिए हालांकि खदबदाहट तो पहले से थी, लेकिन शीर्ष स्तर से जो एक शब्द आया कॉकरोच, उसने देखिए पूरे देश की राजनीति को किस तरीके से पिछले 6 महीने के अंदर चेंज किया है, ये दिख रहा है। अगर आज प्रमुख राजनीतिक दल अगर जेएनजी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके पीछे जो पुराने घटनाक्रम है, अब सबको पता है कौन प्लस है कौन माइनस है इस मामले में, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक दल निश्चित तौर पर युवाओं की बात कर रहे हैं, अच्छी पहल है ये, और मुझे लगता है कि ये इस दिशा में, अब देखिए कौन कितना कर पाता है, ये तो कौन उन्हें अपने पाले में ला पाता, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है मतदाता का जो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि अगर युवा आपके साथ नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर वो राजनीतिक दल अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आपको टारगेट हासिल करना है तो अब आपको देखिए, ये वो सबसे बड़ी बात तो ये रोहित जी कि ये वो वर्ग है मतदाता का जो परंपरागत तरीकों से आपके प्रलोभन में या तमाम राजनीतिक दलों के प्रलोभन में आने वाला नहीं है। इसको कुछ दिखाना पड़ेगा करके कि हाँ वाकई में कुछ कर रहे हैं इस देश के लिए। तो अगर आपको, मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दल है, चूंकि वो अपने हिसाब से कार्यक्रमों का निर्धारण करते हैं, सम्मेलन है, तमाम जो चीज़ें कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ और अलग हट के आपको दिखाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं देशभक्ति से जुड़ा हो, जो कहीं विज्ञान से जुड़ा हो, जो कहीं शिक्षा से जुड़ा हो। ऐसे इनोवेशंस आपको लाने पड़ेंगे तो जो आपके नरेशन जो क्रिएट हुआ है उसको चेंज कर सके। क्योंकि ये बहुत कड़वा सच है कि इस समय जो स्थिति बनी है, यही वजह है कि राजनीतिक दल मजबूर हुए। अदरवाइज क्या वजह थी कि जेएनजी को लेकर इतने तमाम प्रोग्राम तय होते और राजनीतिक दल क्षेत्र स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के प्रोग्राम करते। अगर हो रहा है तो उसकी वजह भी समझनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा है कि जिस तरीके से एक माहौल, एक उनमें जो विश्वास पैदा किया जा सकता है युवा मतदाताओं में, वो करने की ज़रूरत है रोहित जी। ठीक है, समृद्धि श्रीवास्तव जी, ये बात सही है कि जेनजी प्रोटेस्ट जब हुआ तो उस प्रोटेस्ट के बाद में हमने ये देखा कि देश भर के युवा एक साथ आए थे, उनका साथ भी मिला था, लेकिन क्या वो युवा कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़ जाएंगे, ये कहना सही होगा? बिल्कुल, हम जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि छात्रों की कौन सी प्रोग्राम है वो इतना बड़ा सक्सेस हो रहा है, भले वो प्रयागराज में हो, कोटा में हो, तमाम प्रकार की कोशिशें कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी ही जो पुणे में प्रोग्राम होने वाला है छात्रों की गूंज का, उसमें ये उन्होंने निकाल दिया है ऑर्डर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, कि 5 से ज्यादा लोगों का क्या बोलते हैं मिलना नहीं चाहिए, गैदरिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये भारतीय जनता पार्टी का डर नहीं बताता है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का डर खुद बता रहा है कि इस प्रकार से कांग्रेस पे युवा जुड़ रहा है और इस प्रकार से उनका जो डर है वो इतने बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग टाइप की
जो हथकंडे अपनाई जा रही है, ये तो स्वयं एक बहुत बड़ा आई वुड से प्रूव है कि कैसे कांग्रेस से जुड़ रहा है। और फिर जब हम देख पा रहे किस प्रकार से राहुल गांधी जी अलग अलग वर्ग से जाके बात करते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो आए थे समृद्धि बात जी, करने। ये आपने अभी कैसे उनके सुनिश्चित साथ कर लिया कि वो सुनते- जो सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़ेंगे और खासतौर पर चुनाव के दौरान में आपको उनका साथ मिलेगा? ये छात्रों की गूंज की सक्सेस से मैं कह रही हूँ। छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम हो रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनएसयूआई के द्वारा, वो हमें बता रहा है कि किस प्रकार का सक्सेसफुल मोमेंटम ये बढ़ रहा है राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि क्योंकि हर कोई देख पा रहा है कि, और ये सर्वे आईएलओ का है, फिर से एक सर्वे में ठीक है नितिन मोहन जी, बीजेपी के सामने एक चिंता खड़ी हो गई है क्या? क्योंकि जिस तरह से एक माहौल बना दिया गया है, ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है, लौटूंगा आपके पास में समृद्धि जी, एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि जो देश की युवा जनरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में है। क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनावों में होगा? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं आशा करूंगा कि मेरी छोटी बहन समृद्धि की बात मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुनी है और वो भी इस आदर्श संवाद में मेरे साथ शामिल होगी और मेरी भी बात सुनेंगी। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि छात्रों की आवाज उठाने वाले जो ये बोल रहे हैं समृद्धि जी तथाकथित कि राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज उठाए, मैं आज आपके बीएसटीवी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी सेंट स्टीफन कॉलेज से पास आउट है। जब वहां पे उनका एडमिशन नहीं हो रहा था तब 1989 पे खेल कोटे से, मतलब स्पोर्ट्स कोटे से उनका एडमिशन करवाने की एक राह साफ की गई। कैसे? 1989 में एक स्पेशल नेशनल लेवल का कंपटीशन शूटिंग का करवाया गया, उसमें उन्हें जिताया गया, उसके बाद उनका दाखिला कॉलेज में हुआ। तो जिनका दाखिला खुद घपलेबाजी से और घोटालों से हुआ हो वो आज छात्रों की आवाज बनने की बात करेंगे। मुझे तो ये इसमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी को पहले शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी जी को इसमें पहले पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। की बात करनी है आपको, समृद्धि, मेरी आप छोटी बहन समृद्धि जी, मेरा आपसे निवेदन है कम से कम मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनिए इस आदर्श संवाद को। और दूसरी चीज जिस एनएसयूआई की आपने बात की है, 2019 में इनके नेशनल प्रेसिडेंट फिरोज के ऊपर रेप का केस लगा, ओडिशा के स्टेट प्रेसिडेंट के ऊपर रेप का केस लगा। पिछले दिन हालों पे आप देखेंगे कि एक एसटी संबंधित जनजातीय हमारी बहन के साथ में भोपाल के सचिव ने उनका मोलेस्टेशन करने का काम किया है, जो पूरा देश जानता है। तो एनएसयूआई की बात अगर मेरी बहन ना करे तो मुझे तो लगता है आप बोलिए कि एनएसयूआई के आपके वो कार्यकर्ता के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष पे हुआ है, आपके सचिव पे हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो खुद जेनजी का शोषण करने का काम आपकी छात्र इकाई करती है, उसे आपको बताना पड़ेगा कि देश को कैसे करेंगे। और ये आप जिस लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं आपातकाल लगा करके, मेरी बहन समृद्धि मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो मुझे लगता है एक आदर्श संवाद होगा। मेरी छोटी बहन है, हमारे एक प्रवक्ता है एक बड़े दल की। मैं आपको इतनी सी एक बात बताना चाहूंगा, कभी आपके कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आपके वरिष्ठ नेता के साथ बैठ करके पूछिएगा कि जब आपकी राष्ट्रीय नेत्री रही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को जब कोर्ट ने कह दिया था कि आपने चुनाव के दौरान अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, तब मात्र 24 से 25 दिनों के बाद देश में आपातकाल लगाने का काम और देश को बेड़ियों में बांधने का काम आपकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। समृद्धि जी, थोड़ा पढ़ लिख के आइए मेरी छोटी बहन, और इस आदर्श संवाद का एक सफल हिस्सा बनिए। मैं आपसे आशा रखता हूं। पढ़ाई भी कोई बात नहीं करनी, आज भी आपको कांग्रेस पार्टी पर बात करनी है। देखिए समृद्धि जी, पहले अपने कांग्रेस पार्टी की तो बात करो, किस तरीके का आपका छात्र संगठन है, छात्राओं की शोषण करने रवि अवस्थी जी के पास में चलते हैं। रवि अवस्थी जी, क्या वाकई में जो इतिहास की पाठ नितिन जी पढ़ा रहे हैं वो युवाओं के लिए समझना इतना आसान होगा? क्या युवा, क्योंकि बहुत से जो जेनजी हैं उन्होंने देखा नहीं है कि इस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासन में, ये 2014 के बाद से ही ज्यादा उन्होंने ध्यान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उन्होंने देखा, उनके कार्यकाल को देखा है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी एक तुलना करके जेनजी को समझा पाएगी कि देखिए उनके शासनकाल में जो कुछ भी हो रहा था उनकी तुलना में हम अभी भी बेहतर कर रहे हैं? देखिए रोहित जी, सोशल मीडिया और एआई का दौर है आज की तारीख में, और निश्चित तौर पर आप अतीत में जाके मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नई युवा पीढ़ी पर पड़ेगा, क्योंकि 80वां अभी हमने कुछ दिन 2 दिन पहले 3 दिन पहले 80वां स्वतंत्र दिवस मनाया है। 80 साल हो गए हैं इस देश को आज़ाद हुए। अब आपको हमें आज के दौर में बात करनी पड़ेगी। और देखिए जो ये बहुत सच है कि जो सत्ता में होता है वो परीक्षार्थी की तरह होता है। परीक्षा किसको देना है? जो सत्ता में है उसको देना है। बाहर खड़े लोग निश्चित तौर पर अगर किसी की आवाज़ बन रहे हैं तो आप देखिए ना कि एक आवाज़ विदेश से उठी और उसके साथ लाखों लोग 2-3 दिन में जुड़ गए थे। तो नेतृत्व चाहिए युवा पीढ़ी को, वो तो उससे जहाँ से आवाज़ उसकी जहाँ उठेगी निश्चित तौर पर वहाँ उसका मूवमेंट होगा। तो मुझे लगता है कि आप परीक्षार्थी हैं इस समय,
तो आपको दिखाना पड़ेगा कि नहीं आप उस युवा वर्ग के साथ हैं, आपको कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा। अब ठीक है, आप ट्रेडिशनल वे में आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, करिए, लेकिन इससे हटके भी आपको अभी 2-2.5-3 साल का समय है। मुझे लगता है कि बीजेपी चूँकि एक कुशल राजनीतिक दल है, मंजे हुए सारे नेता हैं उसमें और रणनीतिकार भी हैं, योजना तो वो प्लानिंग के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है 28-29 में। ठीक है समृद्धि जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से भी नीति को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उनके पास भी एक बेहतर रोड मैप की क्लैरिटी कभी नजर आती नहीं है जिसपे युवा वर्ग भी विश्वास कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि देखिए हम युवाओं को लेकर पहली बार तो कह नहीं रहे, इससे पहले भी हमने फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की है। और अभी जब नितिन जी अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने भी यही बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवा वर्ग को केंद्र में रखकर ही रणनीति बनाती है, नीति बनाती है। ऐसे में अब जब कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी घर घर तक पहुंचकर युवाओं को अपने साथ में जोड़ रही है, हॉस्टल में जा रही है, स्कूलों में जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया से हटकर जमीनी स्तर पर अब क्या कुछ कोशिश करेगी? सोशल मीडिया में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर कोई जानता है किस प्रकार से अलग अलग जो वर्ग है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल आपने रोड मैप की जो बात कही, स्ट्रिक्ट एंटी पेपर लीक लेजिस्लेचर लाया जाएगा जो हमें बताएगा कि कैसे सिर्फ पेपर लीक होने के बाद, ये जो मेरे बड़े भाई ने बोला पनिशमेंट होगा ये वो, पर जिस बच्चे का पेपर लीक होता है आप उसकी वजह भी तो समझिए। आप तो उसको फांसी में भी चढ़ा दो जिसने पेपर लीक किया, तो उससे उसका तो दर्द कम नहीं हो जाएगा ना बड़े भाई। आप कुछ ऐसा प्रावधान लाइए जो पेपर लीक ही ना हो, पर उसकी तो आपके यहाँ कोई बात ही नहीं करता है। क्या किया जा सकता है समृद्धि जी इसके लिए कि पेपर लीक ना हो? तो रोड मैप बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले तो बहुत ही स्ट्रिक्ट जो हम देख पा रहे जो कमिटीज होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से जो अपॉइंटमेंट हो, मेरिट के बेस पे अपॉइंटमेंट हो, पर्ची के बेस पे अपॉइंटमेंट ना हो, और एक राइट टू एम्प्लॉयमेंट एक्ट लाया जाए जो हमें बताए कि मनरेगा तो बहुत ही छोटा प्रोग्राम हो गया, उसके बाद बड़े प्रोग्राम हम लाए जिससे हर यूथ जो जेनजी है उसको एटलीस्ट 1 लाख तक का हम पर ईयर दे, जिनको पेपर लीक को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है समृद्धि जी? सबसे पहले हमको पेपर लीक के लिए ये करना पड़ेगा कि जो कमेटी है जो ये ऑर्गेनाइज करती है उसमें हम चेक करें कि किस प्रकार के लूप होल्स है। और मेरे साथ सबसे पहले तो जो टेंडर मिलते हैं, जो टेंडर जिनको मिल रहा है उनकी अच्छी से जांच होनी चाहिए, किस प्रकार से क्या उनका कोई पुराना रहा है एक्स प्रकार का पास जिसमें पेपर का घपला किया हो। जी नितिन जी से मैं कह रहा हूँ, नितिन जवाब देना चाहते हैं आप समृद्धि जी की बात का? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से समृद्धि जी ने मनरेगा की बात करी, देखिए कांग्रेस पार्टी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या 2014 से पहले देश में उद्यमिता इस शब्द को इंट्रोड्यूस करवाने की आवश्यकता नहीं थी? मनरेगा जैसी ऐसी योजना जो कांग्रेस पार्टी सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की राजनीति करती थी, वो चाहती थी कि देश का युवा सिर्फ मजदूर बना रहे। 2008 में मैं खुद कहता हूं कि कांग्रेस, मैं समृद्धि जी मैं खुद कहता हूं कि 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने एक योजना लाई जिसका नाम था पीएमईजीपी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसका इंप्लीमेंटेशन वो खुद ग्राउंड में नहीं करवा पाए। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस योजना को सशक्तिकरण के साथ गांव-गांव तक के उतारा गया ताकि उद्यमिता का विकास हो। आज मेरे ही प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बैठ करके आज इस बीएस टीवी के माध्यम से बात कर रहा हूं और मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में अगर किसी भी युवा को, जेनजी को अगर उद्यमिता के क्षेत्र में भविष्य बनाना हो तो आज उसके पास 14 से ज्यादा ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जो उसे आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता और संपूर्ण रूप से उसे उद्यमिता के रूप में स्थापित करने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने मनरेगा जैसी योजनाएं ला करके यह मंशा रखी थी कि देश का युवा सिर्फ मजदूर बना रहे, दिन में गड्ढे खोदे, शाम को दारू पिए, शराब खोरी करे, और शराब का इतने स्तर पे कांग्रेस जो 2 नंबर के काम पूरे देश भर में करती थी ताकि युवाओं का भविष्य अंधकार में रहे, तो कांग्रेस पार्टी पहले खुद से ये सवाल करे और खुद के नेताओं अपने खुद के गिरेबान में जाके कि किस तरीके का उनका चाल चरित्र युवाओं को लेकर के है। स्टार्टअप इंडिया की आप लोग बात करते हैं, 90% से ज्यादा स्टार्टअप तो फेल हो गए 3 साल के अंदर। इसकी जवाबदेही कौन देगा? आप क्या जवाबदेही देंगे? आप क्या तो भगे आगे फिरते हैं, आप क्या तो कोई आपके पार्लियामेंट में आने तैयार नहीं है, जवाबदेही कौन देगा? अगर मेरे बड़े भाई इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें बता रहे हैं। अवस्थी जी चर्चा को सुन रहे हैं आप, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रवक्ताओं को आप सुन रहे हैं। साथ ही अब जो कोशिश मध्य प्रदेश में की जा रही है, हेमंत खंडेलवाल संगठन स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को किस तरह से साधा जाए, एबीवीपी का भी इसमें प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा हम अब ये देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर हो या फिर राज्य के स्तर पर हो, लगातार सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि युवाओं को केंद्र में रखा जाए। और अब 2027 को भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घोषित कर दिया कि ये एक युवा वर्ष होने वाला है, युवा वर्ग को समर्पित होने वाला है। ऐसे में क्या इन प्रयासों का असर दिखेगा?
अब बिल्कुल देखिए रोहित जी, हालांकि आप तीनों जो हैं वो उसी कैटेगरी से आते हैं, जैन जी से, और निश्चित तौर पर अच्छा लगा कि आप लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है देखिए एक शब्द होता है राजनीति में डैमेज कंट्रोल, और वो डैमेज कंट्रोल पूरे देश में चल रहा है, वो मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। तो निश्चित तौर पर चूँकि मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी एक कुशल राजनीतिक दल है, और निश्चित तौर पर उसमें कई ऐसे दिग्गज रणनीतिकार हैं, योजनाकार हैं, और जो मुझे लगता है कि वो अपने टारगेट को अचीव करने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने कहा कि अभी भी 2-3 साल का समय है, अगर बेहतर तरीके से इस जो माइंडसेट में जो भी बातचीत उभरी है, वो अगर उसमें दिखाया जाता है करके, कि निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर उसके साथ युवा मतदाता फिर एक बार खड़ा होगा। ठीक है, समय की फिलहाल कमी है, चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर नितिन मोहन जी आपका, साथ ही समृद्धि श्रीवास्तव जी और अभी अवस्थी जी, आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार की कोशिश यही है कि किस तरह से युवा वर्ग को अपने साथ में जोड़ा जाए, और इसके लिए बाकायदा हर एक मोर्चे पर सरकार काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है, और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार दिल्ली प्रदर्शन के बाद केवल एक खानापूर्ति कर रही है, जबकि युवाओं का साथ अभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ में। ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 2028 के चुनाव में आखिर युवा वर्ग मध्य प्रदेश में किसे अपना समर्थन देता है। लेकिन उसको साधने के लिए कोशिशें दोनों ही दलों की तरफ से की जा रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।